अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू उम्मी एकेडमी। मेरा नाम मोहम्मद तलहा ख़ान है और आज जो हमारा वेबिनार है उसका बुनियादी मकसद बेसिकली ये है कि हम इस चीज़ को डिस्कस करें कि वो लोग जो अपना करियर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की साइड पे, या जो क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्टिफिकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं उनको सही करियर गाइडेंस जो है वो दी जाए। तो बेसिकली आज जो हमारी वर्कशॉप है उसका जो नाम है वो है हाउ टू बूस्ट योर करियर इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इससे पहले हम क्लाउड कंप्यूटिंग को डिस्कस करें, मैं थोड़ा सा आपको एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ। आज जो बेसिकली हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं इस वेबिनार के अंदर, उसमें बुनियादी तौर पे हम हमारा जो टारगेट है वो तीन तरह के लोग हैं। एक वो जो आईटी प्रोफेशनल हैं और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग साइड पे। दूसरे वो जो इस वक्त स्टूडेंट्स हैं किसी भी आईटी की पढ़ाई में, कोई भी आईटी की स्टडीज़ वो कर रहे हैं रिलेटेड टू द कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नेटवर्किंग एक्सेट्रा, कोई कुछ भी हो सकता है, वो अभी स्टूडेंट हैं और वो क्लाउड कंप्यूटिंग पे आना चाहते हैं। तीसरे वो लोग जो कि अभी क्लाउड कंप्यूटिंग पे ना वो क्लाउड कंप्यूटिंग की नॉलेज रखते हैं और ना ही वो आईटी प्रोफेशनल है, यानी कि वो मुमकिन है आर्ट्स बैकग्राउंड से हों और मैनेजमेंट साइंसेज से हों, बीबीए एमबीए के स्टूडेंट्स हों, लेकिन वो चाहते हैं कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दें या वो अपने आप को इस कोर क्लाउड कंप्यूटिंग साइड पे अपने आप को मूव करना है। तो ये तीन तरह के लोग बेसिकली हमारा टारगेट हैं आज के वेबिनार में। तो बहरहाल अब हम वेबिनार को अपने शुरू करते हैं। मैं आईटी सर्टिफिकेशंस और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर और वेंडर्स से को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक्स जो हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग के आप लोगों से डिस्कस करूँगा। दैन उसके बाद जो है हम ऑफिशियली अपने मेन टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि जिस चीज़ के ऊपर आप ट्रांसफॉर्म अपने आप को करना चाहते हैं, जिस साइट के ऊपर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम आप लें और उसके साथ आप आगे चलें। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है वो कुछ बेसिक जो डेफिनेशंस हैं क्लाउड कंप्यूटिंग और से रिलेटेड और भी मज़ीद जो इसकी चीज़ें हैं वो मैं थोड़ी सी डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ द ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ आईटी सर्विसेज फ्रॉम अ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर ओवर द इंटरनेट। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से आपको मुतअद्दिद डेफिनेशंस जो हैं वो मिल जाएंगी। आप गूगल करेंगे आपको बहुत सारी डेफिनेशंस मिलेंगी। तो बहरहाल मुझे सबसे सिंपल और इजी अगर डेफिनेशन कोई लगी तो वो यही लगी कि अगर आप इस पर गौर करें तो इसमें सिर्फ तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक ऑन डिमांड, एक थर्ड पार्टी प्रोवाइडर और एक ओवर द इंटरनेट। अब ये तीन बातें क्या हैं, ये तीन पॉइंट्स क्या हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसको मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली ऑन डिमांड होती है। ऑन डिमांड से क्या मुराद है? अगर मुझे कहीं पर भी दुनिया भर में किसी भी वक्त कितने भी टाइम के लिए कोई सर्विस प्रोविज़न करनी हो या कोई सर्वर की नीड हो तो मैं उसको वहाँ पे प्रोविज़न करूँ, उस पर अपना काम करूँ और उसके बाद अपने काम को कर लेने के बाद मैं उसको टर्मिनेट कर दूँ। ये ऑन डिमांड कहलाता है। यानी अगर मुझे किसी कोई टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक सर्वर की नीड हुई, मैंने क्या किया कि मैंने उसको प्रोविज़न किया, उस पर अपनी टेस्टिंग करी, जो भी टूल मुझे यूज़ करना था वो मैंने चेक किया, 1 घंटे में अपना काम किया और करने के बाद मैंने उसको वाइंड अप कर दिया, मैंने उसको बंद कर दिया। तो ये मुझे इस ड्यूरेशन में जो भी चार्जेस आएंगे वो मुझे उतने ही चार्जेस पे करने होंगे। ऐसा नहीं होगा कि मुझे उसके पूरे महीने की कॉस्ट या पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट बेयर करनी पड़े। यही काम अगर मैं अपने इन्वायरमेंट में करूँ कि मैं मुझे एक छोटी मोटी सी टेस्टिंग करनी हो, तो मैं अपने इन्वायरमेंट में अगर एक मशीन ख़रीदूँ, लाऊँ और उसके बाद टेस्टिंग करूँ तो फिर वो सर्वर मेरे लिए बेकार हो जाएगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग पे आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आप ऑन डिमांड, आपकी जब जितनी देर के लिए नीड है, जितने टाइम के लिए आपकी नीड है, आप उस हिसाब से नीड को पूरा करते हैं और काम को कर लेते हैं और आपको उतनी ही देर के पैसे देने होते हैं, ज़्यादा नहीं होता। सही। तो उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पार्टी प्रोवाइडर। थर्ड पार्टी प्रोवाइडर कौन होते हैं? थर्ड पार्टी प्रोवाइडर बेसिकली आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। यानी कि जब आप कहते हैं कि मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करनी है तो वो आपके इन्वायरमेंट में नहीं होगी, बल्कि वो एक थर्ड पार्टी प्रोवाइडर से आप वो सर्विसेज ले रहे होंगे, लाइक AWS, लाइक एज्योर, GCP, अलीबाबा, टेंसेंट, ओरेकल एक्सेट्रा, बहुत सारे क्लाउड हैं।
किसी से भी आप सर्विसेज ले रहे होंगे। अब थर्ड पार्टी प्रोवाइडर से सर्विसेज लेने का क्या मतलब है? थर्ड पार्टी प्रोवाइडर से आप जो भी सर्विसेज लेते हैं वो तीन टाइप की सर्विसेज आमतौर पर होती हैं। आमतौर पर हर क्लाउड के अंदर ये तीन टाइप की सर्विसेज यानी कि मेन सर्विसेज कहलाती हैं। वैसे तो हज़ारों सर्विसेज वो दे रहे होंगे, लेकिन ये तीन हैं। इन टर्म ऑफ कंप्यूट या तो आप लेंगे, इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज आप या तो कोई सर्विस लेंगे, या इन टर्म्स ऑफ कंप्यूट स्टोरेज, और एक चीज़ और होती है 12। चलो जहन में आता है तो मैं भी आपको इसको मज़ीद डिफाइन कर देता हूँ। इन टर्म्स ऑफ कंप्यूट, इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज, और इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग। यस, इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग आप जो हैं ये सर्विसेज ले रहे होते हैं किसी भी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर से। उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या होती है, तीसरी चीज़ क्या है? ओवर द इंटरनेट। यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग की सबसे मेन जो चीज़ है, सबसे मेन जो बात है वो है ओवर द इंटरनेट। यानी कि ये आपके ऑन प्रेमिसेस पे नहीं चलेगा। अगर ये ऑन प्रेमिसेस में चल रहा है तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल नहीं कहलाएगा। सही, यानी कि ये वो क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल नहीं कहलाएगा जो कि थर्ड पार्टी प्रोवाइडर के थ्रू होता है। अगर आप अपने एनवायरनमेंट से बाहर से सर्विसेज ले रहे होंगे, इंटरनेट के थ्रू ले रहे होंगे, तभी ये क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाएगा। तो बहरहाल क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? ऑन डिमांड होती है। वो किसी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर से आप सर्विसेज लेते हैं और आप इंटरनेट के थ्रू लेते हैं। सबसे जो क्या कहना चाहिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग ने जो एक तहलका मचा दिया, या एक ये कहना चाहिए कि एक इनकलाब, एक रेवोल्यूशन इस दुनिया में जो लेके आई है, और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा कोविड के बाद से हो रहा है। यानी कि सबसे ज़्यादा बिजनेस ट्रांसफॉर्म हुए, मूव हुए क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। जो कि ऑन प्रेम के ऊपर काम कर रहे थे बेसिकली, वो सारे के सारे मूव कर गए ऑटोमेटिकली क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग बनी ही इस ऐसे एनवायरनमेंट के लिए नहीं थी। हालांकि ये क्लाउड कंप्यूटिंग कोई नई चीज़ नहीं है। ये AWS 2006 से दिया हुआ है मार्केट में। हालांकि 2002 से उसने स्ट्रगल स्टार्ट करी थी, 2006 में जाके उसने मार्केट में अपनी सर्विसेज सही से मुतारफ़ करा दी थी। तो सोचें उस ज़माने से है, लेकिन अब ये इतनी बूम में क्यों है? अब ये इसलिए इतने बूम में है क्योंकि ये बनी ही ऐसे इन्वायरमेंट के लिए थी जिसमें आपको वर्क फ्रॉम होम करना हो, जिसमें आपका ऑफिस का स्ट्रक्चर ना हो। यानी कि आप घर बैठ के अपना, आपका ऑफिस आपका लैपटॉप हो, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी हो, आपके पास इंटरनेट का एक वैलिड कनेक्शन हो, बस इट्स इनफ। आप अपना सारा का सारा काम कर सकते हैं। तो अभी जो सिनेरियो और सिचुएशन दुनिया में चली हुई है, तो इस वजह से इस चीज़ को ज़्यादा बूम मिला है। यही वजह है कि क्लाउड कंप्यूटिंग अब लोगों की ज़बान पे ज़्यादा आम हो गई और लोग इस तरफ मूव करना चाहते हैं। बड़े बड़े जो है वो आईटी हब जो हैं वो इस साइड पे जाना चाहते हैं कि भाई किसी तरीके से हम अपनी कॉस्ट को कट करें, क्योंकि ये कॉस्ट कटिंग के लिए बहुत बड़ा एज देती है आपको। अगर आप इसी चीज़ को ऑन प्रेमिसेस पे अगर बात करें तो आप समझ लें करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर अपने खर्च करेंगे, और वो चीज़ आपकी आधी की आधी हो जाती है क्लाउड कंप्यूटिंग पे जाके, अगर आप आपके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो। खैर बहरहाल बात को आगे बढ़ाते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। अच्छा भाई, क्लाउड कंप्यूटिंग के तीन टाइप के डिप्लॉयमेंट मॉडल होते हैं। एक प्राइवेट क्लाउड कहलाता है, एक पब्लिक क्लाउड कहलाता है, और एक हाइब्रिड क्लाउड कहलाता है। प्राइवेट क्लाउड बेसिकली क्या होता है? आपका अपना क्लाउड ऑन प्रेमिसेस, यानी कि आपका ऑफिस है, वहाँ पर आपका डाटा सेंटर है, उसी में आप अपने सर्वर, आप अपने नेटवर्किंग, अपनी स्टोरेज वगैरह आप खुद मैनेज करते हैं। तो क्या होता है, ये आपका जो इसकी जितनी भी कॉस्ट होती है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेयर करती है, आप बेयर करते हैं। तो ये जो मॉडल होता है वो प्राइवेट क्लाउड मॉडल कहलाता है। यानी कि ऐसा क्लाउड जिसमें आपको सब कुछ खुद मैनेज करना है, आपको अपना डाटा सेंटर की पूरी कॉस्ट खुद बेयर करनी है, कोई आपकी इसमें हेल्प नहीं करेगा। ओके, दूसरा होता है पब्लिक क्लाउड मॉडल। अब पब्लिक क्लाउड में क्या होता है? पब्लिक क्लाउड वही होता है जो हम ऊपर डिस्कस करते हैं डेफिनेशन में। पब्लिक क्लाउड मॉडल में आपके AWS, अज्योर, GCP, एलिबाबा, टेंसेंट और ओरेकल वगैरह के क्लाउड आते हैं जिससे आप सर्विसेज ले रहे होते हैं पब्लिकली। फिर इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट क्लाउड मॉडल ले रही है तो वो अपने इन्वायरमेंट के अंदर ही हर चीज़ को मैनेज करती है। यानी कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो बिछाते हैं, नेटवर्किंग, स्टोरेज से रिलेटेड चीज़ें, सब चीज़ें वो खुद करते हैं। पब्लिक क्लाउड में क्या होता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन वो अपना कोई फिज़िकल डाटा सेंटर नहीं बनाती, बल्कि तमाम तर सर्विसेज वो किसी भी पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से लेती है। लाइक या तो AWS से लेगी, या माइक्रोसॉफ्ट अज्योर से लेगी, GCP से लेगी, या अलीबाबा क्लाउड, या इसके अलावा जो भी क्लाउड है उससे लेगी। हाइब्रिड क्लाउड मॉडल क्या होता है? हाइब्रिड क्लाउड मॉडल बेसिकली वर्क करता है
ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बेसिकली जो कि एक से ज़्यादा पब्लिक क्लाउड वेंडर से अपनी सर्विसेज ले रही होती है। जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी सर्विसेज कुछ सर्विसेज AWS से ले रही होगी और कुछ सर्विसेज एज्योर से ले रही होगी। मुमकिन है वो अपने बैकअप्स AWS S3 पे रख रही हो, लेकिन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कम्प्लीटली माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे चला रही हो। मुमकिन है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का पे चला रही हो और साथ में उसी का ERP भी यूज़ कर रही हो। तो ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि दो से ज़्यादा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से सर्विसेज ले रही होती हैं, वो हाइब्रिड क्लाउड मॉडल पर आती हैं। अच्छा, इसमें एक चौथी चीज़ भी होती है, वो मल्टी क्लाउड कहलाता है। यानी कि मल्टी क्लाउड वो होता है कि हो गया, ये बेसिकली ये तीन मॉडल थे, हाइब्रिड क्लाउड मॉडल, प्राइवेट और पब्लिक और हाइब्रिड क्लाउड मॉडल। तो चलें अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। क्लाउड सर्विस मॉडल। अच्छा, अभी यहाँ जो हमने पढ़ा है वो क्लाउड कंप्यूटिंग के डिप्लॉयमेंट मॉडल थे और ये क्लाउड सर्विस के मॉडल हैं। सही। इसमें क्लाउड सर्विसेज के तीन टाइप के आमतौर पर मॉडल यूज़ होते हैं। ये अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के सिनेरियो पे बात कर रहे हैं। ओके, तो इसमें तीन तरह के सर्विसेज मॉडल यूज़ होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जिसको IaaS या IaaS कहते हैं, और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जिसको PaaS या PaaS कहते हैं, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसको SaaS कहते हैं। अच्छा, इन तीनों में क्या फ़र्क है देखें। अगर आप ऑन प्रेम पे यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ कि जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसमें आपको एक एप्लीकेशन के लिए नज़र आ रही है डाटा, रन टाइम, मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग। ये पूरी एक आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। हम इनको तो इन डेप्थ नहीं पढ़ेंगे ये क्या होती हैं, लेकिन बहरहाल इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर ये सारी की सारी चीज़ें आप अपने पास खुद मैनेज कर रहे हैं, सॉरी खुद मैनेज कर रहे हैं, तो ये आपका ऑन प्रेमिसेस जो है वो इन्वायरमेंट कहलाता है। सही। लेकिन अगर आप किसी पब्लिक क्लाउड वेंडर से ले रहे हैं तो ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पर ये जो नीचे वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्किंग की लेयर है, ये आपका हेडेक नहीं होता। यानी कि नेटवर्किंग, क्लाउड के अंदर की नेटवर्किंग तो आप करेंगे, बट ऐसा नहीं होगा कि आपको जो है वो नॉर्मल नेटवर्किंग जिस तरीके से करनी होती है अपने पूरा डाटा सेंटर बनाने वाली, वो आपको नहीं करनी होगी। वो आपको बनी बनाई चीज़ पब्लिक क्लाउड वेंडर देगा। यानी कि आपको एक स्टोरेज देगा, सर्वर देगा, वर्चुअलाइजेशन की एक लेयर देगा, यानी कि हाइपरवाइजर उस पर ऑलरेडी इंस्टॉल होगा। उसके बाद अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस टाइप की सर्विस उससे ले रहे हैं तो आपका हेडेक होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करना नहीं होगा, वो आपको इंस्टॉल मिलेगा, उसमें अपडेट करना या अपडेट से मुतालिक जो भी मामला होते हैं वो चलाना है, वो आपका काम होगा। यानी कि उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना, ऑपरेटिंग सिस्टम की फायरवॉल वगैरह मैनेज करना आपका काम होगा, और उसको अपडेट करना आपका काम होगा। कोई भी मिडिलवेयर का सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ करेंगे, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ मिडिलवेयर क्या होता है। मिडिलवेयर बेसिकली होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपकी रन टाइम एप्लीकेशन और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या सर्वर के दरमियान में एक ब्रिज का काम कर रहा होता है। सही। ये बेसिकली मिडलवेयर कहलाता है। इसी तरह डेटाबेस और एप्लीकेशन वगैरह ये सब चीज़ें आपको खुद मैनेज करनी होगी। यानी कि वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्किंग। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की बात करें तो वर्चुअलाइजेशन या हाइपरवाइजर तक की लेयर जो होती है वो सारी की सारी लेयर आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर या क्लाउड वेंडर उसको मैनेज कर रहा होता है, और उसके बाद की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपका हेडेक होती हैं, उसको आप मैनेज करते हैं। इसमें सबसे मशहूर और मारूफ जो सर्विसेज है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में, वो AWS देता है, VPC की सर्विस देता है, EC2 इंस्टेंस की सर्विस देता है, और अपना जो है कंटेनराइजेशन की कुछ सर्विसेज देता है। तो ये सब चीज़ें जो है उसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वो खुद मैनेज करता है, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर, रन टाइम, एप्लीकेशन वगैरह आप मैनेज करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की तरफ। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या करता है भाई? अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि वर्चुअलाइजेशन तक की चीज़ें मैनेज हो रही थी, लेकिन प्लेटफॉर्म में क्या हो रहा है कि जो पब्लिक सर्विस वेंडर प्रोवाइडर है, जो वेंडर है, वो रन टाइम तक का सारा काम खुद संभालता है। यानी कि उसके हेडेक होता है ये सारी की सारी चीज़ों को मैनेज करना। आपका क्या काम होता है? आपका काम होता है
डेटाबेस या जो भी डाटा आप उसमें यूज़ कर रहे हैं उसको मैनेज करना और एप्लीकेशन लेयर को मैनेज करना। यहाँ पे AWS बड़ी अच्छी एक सर्विस प्रोवाइड करता है जो डेवलपर ओरिएंटेड सर्विस है। वो कहलाती है इलास्टिक बीन स्टॉक। इलास्टिक बीन स्टॉक क्या करती है, आमतौर पे आप किसी डेवलपर से मिलेंगे तो उसको जनरली बड़ा मुश्किल होता है नेटवर्किंग और इन सब चीज़ों को मैनेज करना, यानी कि बैकएंड के मामला वो बहुत अच्छे नहीं संभाल पाता। आमतौर पर डेवलपर अपनी जान छुड़ाते हैं इन चीज़ों से जो कि बैकएंड में। हाँ, ये है कि वो अपने काम के बड़े माहिर होते हैं, अपनी चीज़ को बनाना जानते हैं, एप्लीकेशन बनाना जानते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। लेकिन आमतौर पर अगर आप उनको कहें कि भाई ये नेटवर्किंग का काम है आप कर लें, तो वो नहीं करते। तो AWS ने क्या किया कि ये उन्होंने एक सर्विस दी जिसमें उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर वगैरह सब कुछ उन्होंने मैनेज कर दिया। अब वो क्या करते हैं इलास्टिक बीन स्टॉक कि आपने अपनी एप्लीकेशन का पूरा एक कोड लिखा, उसमें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है जिसमें पाइथन है, डॉकर है और जावा और रिएक्ट वगैरह लैंग्वेजेस मौजूद हैं उस पर। उसमें आपने कोड लिखा, कोड लिखने के बाद आपने उसका रार बनाया और आपने अब जस्ट उसको कुछ पैरामीटर्स सेट करके अपलोड कर दिया। जैसे ही आपने वो अपलोड किया तो अपलोड होने के फ़ौरन बाद तमाम सर्विसेज उसके बिहाफ पर ख़ुद ही प्रोविज़न होना शुरू हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, और आपको खुद से उसकी सर्विसेज बनानी नहीं पड़ेंगी, बल्कि बस कुछ पैरामीटर सेट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली प्रोविज़न हो जाएंगी और आपकी एप्लीकेशन बहुत हो गया 10 to 15 मिनट में अवेलेबल होगी और रन हो जाएगी इजीली। तो ये एक एग्जांपल थी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की, जिसमें आपको एप्लीकेशन को मैनेज करना पड़ता है, बाकी सारी की सारी चीज़ें AWS या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर खुद मैनेज कर रहा होता है। इसी तरह तीसरा सर्विस मॉडल होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये बहुत ही ईजी है, इसमें आपको कुछ भी मैनेज नहीं करना होता, सब कुछ आपका सर्विस प्रोवाइडर मैनेज कर रहा होता है। इसकी वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इस दौर के अंदर अगर देखनी है तो आप देख सकते हैं, हम जिस पर अभी हम मीटिंग कर रहे हैं जूम, ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की सबसे बेहतरीन एग्जांपल है कि कंसोल के ऊपर आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ कंसोल के ऊपर चलता है। आपने जस्ट क्लिक किया, कंसोल पे आप आए और उससे सिर्फ एक एजेंट डाला और उसके बाद आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गई। इसी तरीके से दूसरी चीज़ आपको सबसे जो अच्छी नज़र आएगी यहाँ पे, आप जो ईमेल यूज़ करते हैं, चाहे वो याहू की हो, जीमेल हो, हॉटमेल हो, MSN हो, कोई भी हो, वो भी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में आती है। कंसोल बेस्ड एक तरह का वो सोल्यूशन है, एक तरह का वो सॉफ्टवेयर है। तीसरा सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑफिस 365 जो कि माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, और आप देख सकते हैं कि वो सारे का सारा ऑफिस 365 जो है वो कंसोल बेस्ड होता है, कंसोल के ऊपर चल रहा होता है। उसमें आपको अपने ऑन प्रेम पे अपने सिस्टम के अंदर कुछ इंस्टॉलेशन की नीड नहीं होती, आप कंसोल के ऊपर सारा का सारा मामला अपने चला सकते हैं। तो ये बेसिकली बताना ज़रूरी था अपनी वर्कशॉप को आगे लेके जाने से पहले। अब हम अपनी वर्कशॉप के सबसे अहम और जो हमारा आज का मकसद है इस वर्कशॉप को कंडक्ट करने का, उस पर अब हम आते हैं। अच्छा, जनरली दुनिया में जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं वो तो बहुत से हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट और प्रोमिनेंट है इस वक्त वो ये टॉप 4 क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर या क्लाउड वेंडर्स आप इनको कह सकते हैं, जिसमें से अमेज़ॉन वेब सर्विसेज वन ऑफ द बेस्ट है और नंबर 1 है, एंड सेकंड बेस्ट एज्योर है और इस वक्त दुनिया में इसका सबसे ज़्यादा शेयर है AWS के बाद, एंड देन GCP जो कि डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंटिस्ट की जो है समझ लीजिए आँखों का तारा है और बड़ी इसकी डिमांड है मार्केट में इस हवाले से। और इसकी जो माइक्रो सर्विसेज में भी इसने बहुत ज़बरदस्त सॉल्यूशंस दिए हैं, जिसमें क्यूबरनेटीज़ और डॉकर्स के सॉल्यूशन सबसे अच्छे देता है इस वक्त। सभी दे रहे हैं लेकिन ये इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसकी अपनी प्रोडक्ट है क्यूबरनेटीज़। तो जाहिर बात है जिसकी अपनी प्रोडक्ट होती है तो वो उसको इस्तेमाल अपने क्लाउड में ज़्यादा बेहतर अंदाज में करता है और वो उसको सस्ता सोल्यूशन देता है। जाहिर बात है अगर क्यूबरनेटीज़ अमेज़ॉन यूज़ करेगा तो उसको उसकी लाइसेंसिंग कॉस्ट भी देनी पड़ेगी गूगल को, और फिर उसके बाद उसको मज़ीद मामला होंगे। खैर बहरहाल, तो GCP जो सॉल्यूशन बहुत अच्छे दे रहा है इस वक्त दुनिया में, वो क्यूबरनेटीज़ से रिलेटेड दे रहा है, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस से रिलेटेड दे रहा है, जिसमें बिग क्यूरी इसकी सबसे बेहतरीन सर्विस मानी जाती है इस हवाले से। और इस वक्त जो अगर आप देखेंगे जो दुनिया में डेटा साइंटिस्ट का सबसे बड़ा हब है केगल जो कहलाता है, उसमें भी अगर आप जाके इनके जो कोर्सेज़ होते हैं SQL के और दीगर, आप वो मैंने क्योंकि अभी कुछ अर्से पहले SQL का कोर्स केगल पे किया था तो इसलिए मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप जाके उसको चेक करेंगे तो उसके बैकएंड पे केगल का जो UI है उस पर सारा का सारा जो
इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है वो जीसीपी की बिग क्यूरी का हो रहा है। यानी कि आप गेट डाटा जो करते हैं वो बिग क्यूरी से करते हैं, दैन उसके बाद आपको वो क्यूरीज की प्रैक्टिस करवाता है नॉर्मली जो हम एसक्यूएल वगैरह में यूज़ करते हैं। तो वो जो डाटा फैच कर रहा होता है वो जीसीपी के क्लाउड से कर रहा होता है और बिग क्यूरी को वहाँ यूज़ कर रहा होता है। तो बहरहाल इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है इस सेक्टर में। और उसके अलावा भी खैर, और अलीबाबा क्लाउड माना कि मार्केट में से रेशो शेयर इन सब पे थोड़ा कम है, लेकिन बाकी क्लाउड में ये नीच मार्केट में सबसे ऊपर है। और ये पूरी कोशिश कर रहा है और मुमकिन है ये बहुत जल्द आ जाए आपके कंपेटिटर्स के अंदर, इसका ये आ जाए। तो बहरहाल अलीबाबा क्लाउड जो है वो काफ़ी रिच माना जाता है अपनी डेटाबेस से रिलेटेड सर्विसेज के मामले में। डेटाबेस से रिलेटेड सर्विसेज जो अलीबाबा देता है वो एक बहुत लंबी प्रोडक्ट लाइन है जो शायद मेरे जहन में भी नहीं होगी अभी। और यानी कि इतनी सर्विसेज हैं, इसका एक पूरा सूट कहलाता है, वो कहलाता है अप्सरा के नाम से। अप्सरा डेटाबेस सूट कहलाता है जिसके अंदर इसकी मुतअद्दिद सर्विसेज हैं, यानी कि बड़ा रिच माना जाता है ये डेटाबेसिस के मामले में। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अलीबाबा क्लाउड सबसे ज़्यादा बेहतरीन सोल्यूशन देता है। और इसमें देखिए, अलीबाबा है चाइना की प्रोडक्ट। चाइनीज़ वन ऑफ द बेस्ट हैकर होते हैं इस दुनिया में। जो हैकर होता है उसको पता होता है कि सिक्योर कैसे करना है चीज़ को। तो नो डाउट इन्होंने जो सिक्योरिटी के सोल्यूशन दिए हैं वो बहुत हाई लेवल के हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो बहरहाल जब हम इसको इंशाल्लाह कल को आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा। तो बहरहाल ये इन चारों क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स का एक छोटा सा तारुफ था। बाकी ये AWS जो है वो लॉन्च हुआ था 2006 में। असल में हुआ ये था 2003 और 2 से इन्होंने अपनी स्ट्रगल शुरू करी थी, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाए। और 2006 में जाके ये एक्टिवली सही से लॉन्च उन्होंने AWS को किया अपनी कुछ सर्विसेज के साथ। मेरे ख्याल से 3 से 4 सर्विसेज थी, उसमें से स्टोरेज की एक सर्विस थी और एक SQS थी, सिंपल क्यू सर्विस जो यूज़ कर रहे थे, और एक दो सर्विसेज और थी। तो ये इन्होंने जो है इसके साथ इन्होंने लॉन्च किया था। और फिर आप देखते ही देखते इस वक्त AWS जो है वो तकरीबन 210 के करीब सर्विसेज मार्केट में प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, मुमकिन है कि अगर आप गूगल पे जाएंगे तो वो आपको लगेगा कि यार ये तो 175 और 180 सर्विसेज लिखा हुआ है, अल्लाह साहब ने 210 कह दिया। देखें, होता क्या है कि यहाँ पे बड़ा फ्रिक्वेंटली चेंज आता है। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ सर्विसेज जो हैं वो फ़ीचर बना दी जाती हैं किसी एक पर्टिकुलर सर्विस का, और कभी कभार किसी फ़ीचर को निकाल के ही सर्विस बना दिया जाता है। तो ये AWS, एजोर, GCP, अलीबाबा आए दिन करते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो लेकिन अभी जो मेरी इन्फॉर्मेशन नॉलेज है वो तकरीबन 210 के करीब सर्विसेज AWS प्रोवाइड करता है, और एजोर तकरीबन 180 to 190 के करीब सर्विसेज देता है। और ये लॉन्च हुआ था 2010 में, और ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। GCP तकरीबन 110 से लेकर 120 से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और ये एक्टिवली लॉन्च हुआ था 2008 में, और गूगल की प्रोडक्ट है। अलीबाबा भी तकरीबन GCP के बराबर सर्विसेज देता है 120-140 के दरमियान में, जो कि 2009 में ये बेसिकली फाउंड हुआ था, लेकिन 2014 में ये सही से इसने फंक्शनिंग शुरू करी थी, और ये अलीबाबा ग्रुप के अंडर में आता है। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा मार्केट शेयर के ऊपर। अगर आप इस चार्ट को गौर से देखें तो इसमें आपको AWS का जो मार्केट शेयर है वो 32% आपको नज़र आ रहा है, जो कि इस वक्त तमाम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एजोर है जिसका जो शेयर है वो 20% है, एंड देन GCP 7%, देन अलीबाबा, और देन अदर क्लाउड्स में बहुत सारे तमाम तर क्लाउड्स शामिल हैं, जिसमें IBM का क्लाउड है, ओरेकल का क्लाउड है, टेंसेंट हो सकता है, और ओशियन करके एक है बहुत ज़बरदस्त क्लाउड है, वो भी काफ़ी इन हो गया मार्केट में। वो भी हो सकता है। यानी कि बहुत से क्लाउड आपको तमाम तरह इनके अलावा जितने क्लाउड हैं वो सब आपको अदर्स में मिलेंगे। अब देखें, AWS का अगर 32% मार्केट शेयर है तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसके कस्टमर्स भी सबसे ज़्यादा हैं। कस्टमर ज़्यादा हैं तो इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। डिमांड सबसे ज़्यादा है तो इसकी सर्टिफिकेशन की भी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, और उस पर काम आने की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। अगर आपको इस क्लाउड के ऊपर काम आता है तो आप ऑटोमेटिकली मार्केट में इन हो सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है जिसके कस्टमर ज़्यादा होंगे तो उसकी जो जॉब्स भी ज़्यादा होंगी, उसके उससे रिलेटेड बिजनेस भी ज़्यादा होगा, कंसल्टेंसी की नीड भी ज़्यादा होगी। तो नो डाउट सर्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर बात की जाए तो AWS की डिमांड इसके मार्केट शेयर को देखते हुए पता चल रही है, जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा है। इससे ना माइक्रोसॉफ्ट एजोर है, और GCP है, और अलीबाबा क्लाउड है। इस वक्त अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान के सिनेरियो में,
तो पाकिस्तान के सिनेरियो में आपको मुमकिन है एजोर थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, लेकिन जनरली ये होता क्या है कि जो कंपनीज़ हैं, जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं बड़े बड़े पाकिस्तान में या छोटे भी, वो ज़्यादातर अपनी क्लाइंट्स को जो है वो सर्विसेज दे रहे होते हैं, जो कि या तो यूके में होते हैं या ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, कनाडा में होते हैं, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ में होते हैं या अमेरिका में होते हैं। तो इस टाइप की क्लाइंट्स को वो जो है सर्व कर रहे होते हैं। तो यही वजह है कि अगर आप पाकिस्तान में जनरली जाएंगे और देखेंगे कि आपको कोई भी कंपनी या बैंक क्लाउड यूज़ करता हुआ नजर आए, तो नहीं, नामुमकिन है कि वो क्लाउड को इस तरह अपने प्रेमिसेस में यूज़ कर रहा हो। हाँ, ये है कि वो उनकी असल में पाकिस्तानियों का ट्रस्ट नहीं है, और बात ये कि AWS का यहाँ पे कोई ऑफिस भी नहीं है कि वो ट्रस्ट कर सकें, तो इसलिए वो थोड़ा सा डरते हैं और थोड़ा सा इस पे जो है वो होते हैं कि भाई अगर कल को कोई फ्रॉड हो गया तो हम किसको जाके पकड़ेंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पूरी दुनिया में इस तरह मामला चल रहे हैं, लेकिन इस तरह कोई फ्रॉड नहीं होता, कोई आपका डाटा ब्रीच नहीं करता। इल्ला ये कि आपने खुद ही कोई लूप होल छोड़े हों अपनी एप्लीकेशन में, तो कोई आपके नेटवर्क में घुस जाए तो बात और है। लेकिन AWS है जो GCP अलीबाबा इस तरह किसी को आपके डाटा पर एक्सेस नहीं देते। अगर जाहिर बात है अगर वो ये कर देंगे तो फिर फ़ायदा ही नहीं। और इसका तो बहरहाल खैर ये सर्विस प्रोवाइडर है, तो पाकिस्तान के मार्केट में आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो इस टाइप की मिलेंगी। तो पाकिस्तान में अगर आप सिनेरियो में बात कर रहे हैं, तो आपको जो भी काम करना होगा वो बाहर के क्लाइंट्स के लिए करना होगा ज़्यादातर। कुछ ही शायद कंपनीज हों पाकिस्तान में जो इन सर्विसेज को यूज़ कर रही हों, उसमें से ज़्यादातर जो आपको अगर पाकिस्तान में कोई कंपनी मिल भी जाएगी तो वो ज़्यादा बैकअप्स अपने रख रही होती हैं AWS पे या माइक्रोसॉफ्ट एजूर के जो सिंपल स्टोरेज टाइप की सर्विसेज होती हैं उसके ऊपर, तो बैकअप वगैरह के लिए वो यूज़ कर रहे होते हैं। और अगर आप अरब स्टेट वगैरह की बात करते हैं, जैसे अगर आप जैसे कोई UAE, सऊदीया, बहरीन इस साइड पर हो, तो यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट एजूर की नीड और डिमांड थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पर क्या होता है कि आपको आपको इसकी वजह यह है कि यहाँ पर असल में लोगों का ट्रस्ट है माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर, और ट्रस्ट होने की वजह से आपको यहाँ पर इसकी थोड़ी सी डिमांड ज़्यादा मिलेगी। अलबत्ता बहरीन साइड पे आपको AWS की डिमांड भी मिल जाएगी। तो अगर आप इन एरियाज़ में रह रहे हैं तो अपने इर्द गिर्द अपने माहौल को देखते हुए आप सर्टिफिकेशन करेंगे, कौन सी सर्टिफिकेशन आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। GCP की आपको इन जनरल डिमांड जो है वो कोई ख़ास नहीं मिलेगी। हाँ, अलबत्ता डाटा साइंटिस्ट से अगर आप मिलते हैं तो वो ये कम से कम कहते हैं कि आपको AWS और GCP के ऊपर काम आता हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप AWS और GCP के बहुत ज़्यादा माहिर हों, बट इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको जस्ट उस पर इतनी नॉलेज हो कि आप उस पर काम कर सकें, आपको नोहा हो, बस जस्ट इंट्रोडक्टरी नॉलेज भी हो तो इट्स इनफ। अगर आप डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आप देखें कि क्लाउड हर जगह पर है, यानी कि पॉसिबल ही नहीं है कि आप विदाउट जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग आप आगे बढ़ सकें। आप देखें डाटा साइंटिस्ट भी अब जो है वो GCP और AWS को यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा तो खैर आप GCP यूज़ करें, लेकिन उनकी रिकमेंडेशन ये भी होती है कि आप AWS भी पढ़े हुए हों, ना नॉलेज आप उसके रखते हैं। अलीबाबा क्लाउड का मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसकी जो नीड है वो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी मिनलैंड एरिया जो कहलाते हैं, जो चाइना के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको मिलेगी। और उस वो इलाके जो चाइना के जो हैं वो इन्फ्लुएंस में आते हैं, बिलखसूस आपका जैसे मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया और सिंगापुर हो गया, इस टाइप के उस सॉरी सिंगापुर नहीं सॉरी इस रीजन के जो एरियाज़ हैं जो कि मिनलैंड के करीब होते हैं या चाइना के करीब हैं, वो आपको वहाँ पे अलीबाबा क्लाउड की सर्विसेज मिलेंगी। अगर आप मलेशिया में रहते हैं तो आपको ये जान के हैरत होगी कि मलेशिया के बाज़ बैंक्स को अलीबाबा क्लाउड कंप्लीट डाटा सेंटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो वहाँ पर अगर आप रहते हैं तो अलीबाबा क्लाउड की सर्टिफिकेशन आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एक मैजिक क्वाड्रेंट है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस को के ऊपर बना हुआ है। ये मैजिक क्वाड्रेंट हर चीज़ के हिसाब से अलग होते हैं, यानी कि हर सर्विस मॉडल के हिसाब से अलग होते हैं। मुमकिन है अगर ERP क्लाउड बेस्ड ERPs की बात की जा रही हो तो आपको लीडर्स में ओरेकल मिले, नेटसूट मिले या और डायनामिक्स मिले, माइट भी पॉसिबल, मैं एक अंदाजे से बात कर रहा हूँ, तो यही मार्केट लीडर हैं, या SAP की कोई प्रोडक्ट मिल जाए। लेकिन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है और प्लेटफॉर्म, क्योंकि हम पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म को थोड़ा समझ कर आएँ, और यही वजह है कि अब हम यहाँ पर उसको मज़ीद नहीं बात करेंगे बल्कि हम इस क्वाड्रेंट को डिस्कस करेंगे।
तो आप देख सकते हैं कि मार्केट लीडर इस वक्त ये 3 क्लाउड हैं, अमेजॉन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। और चैलेंजेस में इनका कोई भी चैलेंजर नहीं है, कोई विजनरी आपको नहीं मिल नज़र आएगा। और नीश प्लेयर में जो कि अभी स्ट्रगलिंग है और पूरी एफर्ट कर रहे हैं ऊपर आने की, उसमें आपको अलीबाबा क्लाउड सबसे ऊपर नज़र आएगा, ओरेकल, आईबीएम, टेंसेंट और उसके बाद दीगर क्लाउड आपको मिलेंगे। तो मुमकिन है कि बहुत जल्द अब जो 2021 का मैजिक क्वाड्रेंट आए तो उसमें अलीबाबा क्लाउड भी मार्केट लीडर्स के अंदर कदम रख दे, मुमकिन है। लेकिन बहरहाल ये डिपेंड करता है कि वो क्या सर्विसेज दे रहा है। असल में होता यही है कि अगर उसके यूज़र्स बढ़ेंगे, उसके कस्टमर्स बढ़ेंगे, वो पेनिट्रेट करेगा तमाम रीजन्स के अंदर, तो मुमकिन है कि वो भी मार्केट लीडर्स में आ जाए। लेकिन बहरहाल इस वक्त मार्केट लीडर में अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एडब्ल्यूएस माइक्रोसॉफ्ट और जीसीपी आपको मिलेंगे। हो गया, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेशन रोड मैप की, जो कि हमारा असल जो है वो आज का टॉपिक है। एडब्ल्यूएस बेसिकली जो जो सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करता है, उसमें 4 टाइप की वो सर्टिफिकेशंस देता है। उसमें एक जो है वो फाउंडेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन है, जो कि बेसिक लेवल की सर्टिफिकेशन कहलाती है। एंड देन एसोसिएट लेवल की सर्टिफिकेशन है, जिसमें आपको 3 सर्टिफिकेशन दिख रही होंगी, आर्किटेक्ट सॉल्यूशन, आर्किटेक्ट एसोसिएट, सिसऑप एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट एंड डेवलपर एसोसिएट। और दूसरी आपको जो सर्विसेज सर्टिफिकेशन जो नज़र आ रही हैं वो हैं प्रोफेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन, जिसमें सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल और डेवऑप्स इंजीनियर प्रोफेशनल है। और स्पेशलिटी में आपको 5 एग्जाम नज़र आ रहे हैं। थोड़ी सी अब बात करते हैं कि भाई क्लाउड प्रैक्टिशनर किन लोगों के लिए और वो किन लोगों को देना चाहिए, इसका क्या फ़ायदा है, इसकी क्या मार्केट वर्थ है और इसको करने के बाद आप क्या क्या काम कर सकते हैं। क्लाउड प्रैक्टिशनर जैसे कि इसके आगे लिखा हुआ भी है, फाउंडेशनल है, 6 मंथ का एक्सपीरियंस लिखा हुआ है कि आपने इतना हैंड्स ऑन करा हुआ हो, इतना काम आपको आता हो। अब क्लाउड प्रैक्टिशनर जो पेपर है बहुत बेसिक पेपर है, बेसिक इन द सेंस ऑफ हैंड्स ऑन, नॉट इन द सेंस ऑफ द थ्योरी। अगर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको बहुत सारी सर्विसेज को इसमें थ्योरेटिकली पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आपको उन सर्विसेज के बारे में नोहा होनी चाहिए कि भाई, जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई मुझसे कहे कि भाई बीबीसी क्या है, तो मैं कम से कम उसको इतना बता सकता हूँ भाई ये वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है और ये नेटवर्किंग की सर्विस है एडब्ल्यूएस की, जिसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे होते हैं पूरा का पूरा, उसमें आप सबनेट्स बनाते हैं और दीगर जो राउटर्स वगैरह की जो सेटिंग होती हैं वो आप इसमें करते हैं, यानी कि जो भी नेटवर्किंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो आप इसमें कर रहे होते हैं। सही, तो कम से कम इतनी नोहा हो। कोई पूछे भाई EC2 इंस्टेंस क्या होता है, तो मैं बता सकूँ कि हाँ भाई इसका ये एक जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस से रिलेटेड एक सर्विस है जो कि काम करती है आपका एक सर्वर के तौर पे, जिसमें 2 तरह के सर्वर ये देते हैं, एक विंडोज़ के सर्वर होते हैं और लिनक्स के सर्वर होते हैं। और इसके में आपको स्टोरेज दी जाती है जो कि आप अपनी नीड के हिसाब से फ्लक्चुएट कर सकते हैं। तो बहरहाल ये जो है वो सर्विसेज का एक ओवरव्यू इसमें होता है। इसमें आपको जो कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं, जो कौन सी सर्विसेज के क्या बिल हो सकता है, क्या मामला हो सकते हैं, वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बहरहाल ओवरऑल ये बहुत इजी एग्जाम होता है इन टर्म्स ऑफ द क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत आसान से होते हैं। जो लोग अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहते हैं, जो जो कि अभी चाहते हैं कि यार हम थोड़ा सा अभी बिल्कुल नए हैं क्लाउड में, कोई आइडिया नहीं है, डायरेक्ट सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का पेपर देने से डर रहे हैं, या पेपर की कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा हल्के लेवल पर देखना चाहते हैं, तो वो क्लाउड प्रैक्टिशनर का पेपर अटैम्प्ट कर लें। उनको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई AWS के क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं, इस टाइप के वो क्वेश्चन देता है। लेकिन बहरहाल ये इतना भी आसान पेपर नहीं है कि आप कुछ भी ना पढ़ें और पास हो जाएंगे, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा सर्विसेज को सही से थॉरली रीड करना पड़ेगा। रीडिंग बस आपको करनी पड़ेगी, बहुत हैंड्स ऑन की आपको नीड नहीं है इसमें। उसके अलावा ये पेपर फ़ायदेमंद होता है IT सेल्स के लोगों के लिए, जिनका काम सेल्स करना होता है। सही, यानी कि ऐसे लोग जिनको प्रोडक्ट को सेल करना है लेकिन डे टू डे इस पर काम नहीं करना, तो वो उनके लिए क्लाउड प्रैक्टिशनर का पेपर बहुत फ़ायदेमंद होता है। तीसरे ये इसमें जो लोग आते हैं वो आते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स, जिनको बाकायदा तौर पर ख़ुद तो काम नहीं करना होता बल्कि काम करवाना होता है, लेकिन उनको इतनी नॉलेज मिल जाए कि वो प्रोडक्ट को इतना जान जाएँ कि वो सामने वाले को पिच कर सकें आइडिया कि हाँ भाई हम इस प्रोडक्ट को यूज़ करके इस तरह काम कर सकते हैं, और वो डेवलपर या नेटवर्क का बंदा उस चीज़ पर काम करें। तो ये बेसिकली फ़ायदेमंद है IT सेल्स।
और प्रोजेक्ट मैनेजर टाइप के लोगों के लिए। बाकी जो दूसरे जो हैं जो बिल्कुल नए हैं क्लाउड में, जिनको कुछ आइडिया नहीं है, तो वो चाहें तो ये पेपर अटेम्प्ट कर लें, जस्ट फॉर टू बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि भाई हाँ भाई आपको एक एंट्री पॉइंट मिल जाएगा और आपको एक आइडिया हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। बाकी अब बात करते हैं एसोसिएट लेवल की सर्टिफिकेशन की। देखिए, अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग में नए हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में आपका पहला कदम है, आप बिल्कुल नए आए हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे AWS से सर्टिफिकेशन होनी चाहिए और उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट। सही। देखिए, सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट की तैयारी ऑटोमेटिकली क्लाउड प्रैक्टिशनर की तैयारी करवा देती है। इसके लिए अलग से आपको क्लाउड प्रैक्टिशनर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक दो टॉपिक होंगे जो आप रीड कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का जो पेपर है वो समझ लीजिए तमाम तर एरियाज़ को कवर करता है। ये बहुत ही एक हाई लेवल ओवरव्यू देता है आपको तमाम सर्विसेज का, और अच्छा खासा हैंड्स ऑन करना पड़ता है। यानी कि अगर आप पढ़ें तो उसमें 1 ईयर एक्सपीरियंस लिखा हुआ है कि कम से कम 1 साल उस शख्स जो पेपर या अटेम्प्ट करने के लिए जा रहा है एटलीस्ट उसने 1 साल इसके ऊपर हैंड्स ऑन करा हुआ हो, इसकी सर्विसेज के ऊपर काम किया हुआ हो। तो सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट की जो सर्टिफिकेशन है वो तमाम तर सर्विसेज को एक हाई लेवल पे जो है वो कवर कर देती है। अगर आपने सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट के पेपर को ढंग से सही से पढ़ लिया तो ऑटोमेटिकली सिसऑप एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट और डेवलपर एसोसिएट के पेपर की आपकी तैयारी हो जाती है 70 to 75%। आप ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी सर्विसेज पढ़ लेते हैं और तकरीबन 50 to 60% आपकी सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल की भी तैयारी हो जाती है अगर आपने सोल्यूशन आर्किटेक्ट को सही से पढ़ लिया हो। तो ये आपको बताना मकसद था कि सोल्यूशन आर्किटेक्ट जो है वो बेस है, सबसे इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है इस वक्त। अगर आप इसके ऊपर फोकस करते हैं, इसके ऊपर टारगेट करते हैं, तो यकीन जाने आप एक राइट ट्रैक के ऊपर खड़े हैं। अगर आपका इरादा है कि आप किसी स्पेशलिटी एग्ज़ाम की तरफ जाना चाहते हैं तो तब भी मेरी रिकमेंडेशन आपको ये होगी कि आप एटलीस्ट सोल्यूशन आर्किटेक्ट को पढ़ ज़रूर लें और इस पर हैंड्स ऑन अच्छा खासा कर लें। बेशक आप इसका पेपर ना दें, आप अपनी स्पेशलिटी का एडवांस ट्रैकिंग का पेपर दे दें, डाटा एनालिटिक्स का दे दें, किसी का भी दे दें, पर एटलीस्ट इसको पढ़ ज़रूर लें, क्योंकि ये बहुत समझ लीजिए कि हर एरिए पे कुछ ना कुछ चीज़ें कवर अप कर देता है। देखें, आर्किटेक्चर की अगर आपको नॉलेज होगी ना तो आप एप्लीकेशन अच्छी रन कर सकते हैं। आर्किटेक्चर की नॉलेज नहीं होगी तो आप एप्लीकेशन भी अच्छी नहीं बना सकते, क्लाउड पे रन नहीं कर सकते। तो बहरहाल, तो सोल्यूशन आर्किटेक्ट सिसऑप एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट की बात कर लेते हैं। इसमें जो है वो ऑपरेशन से रिलेटेड सर्विसेज पढ़ाई जाती हैं, कवर की जाती हैं। इसमें आपको क्लाउड वॉच, क्लाउड ट्रेल और कॉन्फ़िग वगैरह टाइप की जो सर्विसेज होती हैं वो पढ़ाई जाएंगी, जिसमें आपको लॉग्स को पढ़ना, ऑटोमेशंस करना, ये सब बेसिकली सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। इसी तरीके से अगर आप डेवलपर की बात करें तो मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ। डेवलपर का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको यहाँ पे बैठा के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएंगी या कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, नहीं, कोई एक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाई जाएगी। लेकिन अगर आप डेवलपर पे आ रहे हैं तो कम से कम आपको प्रोग्रामिंग आनी ज़रूर चाहिए। सही। तो यहाँ पे आपको वो सर्विसेज पढ़ाई जाएंगी जो कि डेवलपर ओरिएंटेड सर्विसेज होती हैं, जो कि डेवलपर के काम आती हैं, जैसे कि कोड बिल्ड, कोड कमिट और CI/CD पाइपलाइन और इलास्टिक बिन स्टॉक, लैम्डा फंक्शन वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। और सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल जो है, अगर आप ऊपर गौर करें प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन पे तो आपको यहाँ पे देख के थोड़ी हैरत हो रही होगी कि सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट के ऊपर प्रोफेशनल का एक पेपर है, लेकिन डेवऑप्स इंजीनियर प्रोफेशनल के नीचे 2 पेपर हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2 पेपर हैं, डेवलपर एसोसिएट और सिसऑप एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट, ये दोनों प्रोफेशनल लेवल पे जाके मिल जाते हैं, यानी कि ये कंबाइन हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इनकी डेप्थ नीचे वाले 2 पेपरों की जैसी होगी, बल्कि इनकी डेप्थ भी बढ़ जाएगी, इनकी प्रैक्टिस, इनके जो क्वेश्चंस होंगे वो भी थोड़े से ज़्यादा डिफ़िकल्ट और टिपिकल होंगे। तो ये बेसिकली एक इनकी सर्टिफिकेशन का ओवरव्यू था। अब थोड़ी सी बात करते हैं स्पेशलिटी एग्ज़ाम की कि ये क्या होते हैं। असल में स्पेशलिटी एग्ज़ाम बेसिकली उन लोगों के लिए होते हैं जो लोग अपना करियर या किसी एक पर्टिकुलर फील्ड से बिलोंग करते हों, लाइक वो या तो डाटा साइंटिस्ट हैं या नेटवर्किंग के हैं या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं या साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं।
वो अगर अपने आप को AWS पे लेके आते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो वो अपने ही एरिया में रहना अगर चाहते हो तो वो किसी एक स्पेशलाइज सर्टिफिकेशन पे फोकस करते हैं। स्पेशलाइज सर्टिफिकेशन कोई आसान सर्टिफिकेशन नहीं होती, ये कम से कम प्रोफेशनल लेवल का ही पेपर होता है, और इसका जो फ़ी है वो भी प्रोफेशनल लेवल के पेपर के बराबर ही है, यानी कि $300 आप इसकी फ़ी होती है। अगर कोई शख्स नेटवर्किंग का बैकग्राउंड रखता है और वो क्लाउड पे मूव करता है, तो ऐसा नहीं है कि उसको यहाँ पे बैठा के नेटवर्किंग पढ़ाई जाएगी, बल्कि उसको यहाँ पे वो सर्विसेज पढ़ाई जाएंगी जो नेटवर्किंग से रिलेटेड हैं। और बात भी सही है कि अगर जिस शख्स का नेटवर्किंग का बैकग्राउंड हो तो उसके लिए बहुत इजी होता है कि वो आसानी के साथ जो है वो उन सर्विसेज को समझ सकता है, पढ़ सकता है, और उनके बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन बना सकता है एडवांस नेटवर्किंग की सर्विसेज को यूज़ करके। इसी तरह कोई शख्स डाटा साइंटिस्ट है तो वो एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग साइड पे काम करेगा, सर्टिफिकेशन करेगा। इसी तरह कोई डेटा एडमिनिस्ट्रेटर है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, तो वो डेटाबेस की स्पेशलिटी करेगा। यहाँ पे उसको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेस से नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि वो सर्विसेज पढ़ाई जाएंगी जो कि डेटाबेस के लिए यूज़ होती हैं, और जिनको यूज़ करके वो डेटाबेस के अच्छे से अच्छे और बेहतरीन सॉल्यूशन बना सकते हैं। जाहिर बात है उसकी एक उम्र गुजरी होती है, एक ज़िंदगी लगी होती है किसी शख्स की, तो वो उस सर्विसेज को यूज़ करके ज़्यादा बेहतर सॉल्यूशन बना सकते हैं। फिर इसमें दूसरे लोग वो आते हैं कि जो अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर एरिया में स्पेशलाइज करना चाहते हैं, जैसे कि वो आईटी में भी नहीं है, क्लाउड कंप्यूटिंग में भी नहीं है, वो आए, उन्होंने सोल्यूशन आर्किटेक्ट को पढ़ा समझा, लेकिन अब वो चाहते हैं कि भाई वो मशीन लर्निंग साइड पे काम करना चाहते हैं, या वो थोड़ा बहुत वो चाहते हैं कि वो इसी चीज़ के मूव हो जाएँ, डेटाबेसेस पे मूव हो जाएँ या मशीन लर्निंग पे मूव हो जाएँ। तो वो क्या करेंगे, वो इसका स्पेशलिटी एग्ज़ाम में देके इससे मूव हो सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर है कि स्पेशलिटी एग्ज़ाम पे वो लोग जाएँ जो उन एरियाज़ में ऑलरेडी काम कर आ रहे हों। ये इसका असल मकसद ही उन लोगों के लिए है। बहरहाल दोनों लोग इस पे मूव हो सकते हैं, या तो वो लोग जो अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर एरिया में स्पेशलाइज़ करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे काम कर लें, वो ये सर्टिफिकेशन में से कोई एक एरिया अपने लिए मुंतखब कर लें और उसकी सर्टिफिकेशन कर लें। दूसरे वो लोग जो कि आ रहे हैं अपने इसी बैकग्राउंड से और वो चाहते हैं कि वो क्लाउड पे भी इसी बैकग्राउंड से रिलेटेड ही काम करें, तो वो स्पेशलिटी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये AWS की तमाम सर्टिफिकेशन का एक हाई लेवल का ओवरव्यू था। उम्मीद है कि मेरी बातें आप लोगों को समझ आई होंगी। तो अब हम आगे चलते हैं, अब थोड़ी बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के रोड मैप की। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में बेसिकली जो है वो 3 तरह की सर्टिफिकेशंस ये ऑफ़र करता है। एक फंडामेंटल सर्टिफिकेशन होती है, दूसरी जो है वो एसोसिएट लेवल की, और तीसरी एक्सपर्ट लेवल की सर्टिफिकेशन होती है। तो फंडामेंटल जो एग्ज़ाम होता है वो आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, AZ-900, DP-900, AI-900, और बस ये जो 900 के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ये उस एरिया के फंडामेंटल हैं, यानी कि AZ-900 जो है वो एज्योर का माइक्रोसॉफ्ट एज्योर फंडामेंटल का एग्ज़ाम है। इसी तरह DP-900 जो है वो डाटा बेसिस, डाटा साइंसेस, डाटा इंजीनियरिंग का प्री रिक्विजिट है, लेकिन ये मस्ट नहीं है, अगर आप देना चाहें तो दें, अदरवाइज़ ना दें। तो एसोसिएट लेवल, सॉरी, जो फंडामेंटल लेवल के इसके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आप दें। आप चाहें तो एसोसिएट लेवल का डायरेक्ट पेपर दें, और उसके बाद आप अगर एक्सपर्ट लेवल का उस डोमेन में मौजूद है पेपर तो आप वो दें, अदरवाइज़ इट्स इनफ, ये काफ़ी होगा आपके लिए। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको जो है वो आप देख सकते हैं कि ये रूल बेस्ड सर्टिफिकेशन होती हैं बेसिकली, जिसमें मुख्तलिफ रूल्स आपके बने हुए होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अलग एक ट्रैक पूरा बना हुआ है, और इसी तरीके से डेटा एनालिटिक्स का एक ट्रैक बना हुआ है, और इसी तरह जो है डेटा इंजीनियर का एक ट्रैक बना हुआ है, डेटा साइंस का एक ट्रैक बना हुआ है। तो ये जो बेसिकली है ये सर्टिफिकेशंस आपकी एक रोल बेस्ड होती हैं, उस एक रोल के ऊपर डिपेंड करती हैं कि भाई अगर आप इस एरिया से रिलेटेड हैं तो आप इस पूरे एक एरिया को कवर करके आप उसमें ट्रांसफॉर्म अपने आप को कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई शख्स डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है या डाटा साइंटिस्ट है, तो वो अपने पर्टिकुलर एरिया को कवर करेगा, उसी से के फंडामेंटल देगा, उसी का एसोसिएट देगा, उसी में अगर एक्सपर्ट मौजूद है लेवल तो उसका एक्सपर्ट लेवल को अटेंड करेगा। अगर वो कोई शख्स डेवऑप्स पे काम करना चाहता है तो वो उसका पूरा ट्रैक फॉलो करेगा। तो ये बेसिकली रोल बेस्ड सर्टिफिकेशन होती हैं।
अब हम बात करते हैं थोड़ी जीसीपी की सर्टिफिकेशन रोड मैप के ऊपर। जीसीपी की जो सर्टिफिकेशन है वो के दो तरह की सर्टिफिकेशन ऑफ़र करता है। इसमें एसोसिएट लेवल की एक सर्टिफिकेशन है जो कि क्लाउड इंजीनियर कहलाती है, और दूसरी जो है वो प्रोफेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन है जिसमें क्लाउड आर्किटेक्ट, डेवलपर, डाटा इंजीनियर, डेवऑप्स, सिक्योरिटी, नेटवर्किंग और मशीन लर्निंग वगैरह वगैरह आपको नज़र आ जाएंगी। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो जीसीपी है इसका एग्ज़ाम इस वक्त कहा जाता है कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है गूगल क्लाउड की जो सर्टिफिकेशन है। और मज़े की बात यह है कि आपको उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन या डम्स नज़र तो आएंगे, लेकिन ये कभी मत सोचिएगा कि आपने इसके किसी प्रैक्टिस क्वेश्चन या डम्स का रट्टा मार लिया तो वही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ना, पॉसिबल ही नहीं है। जीसीबी के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, और अगर आप इसके सिर्फ एसोसिएट लेवल को भी प्लान कर रहे हैं, क्लाउड इंजीनियर को प्लान कर रहे हैं सर्टिफिकेशन को, तो एक बात जहन में रख लीजिएगा कि आप इसको आसानी से क्रैक नहीं कर सकते। इसमें आपको अच्छा खासा हैंड ऑन करना पड़ेगा और उसको सही से पढ़ना पड़ेगा, और इसकी थ्योरी को भी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने पड़ेगा। और इसके प्रोफेशनल लेवल के जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं और काफ़ी टफ होते हैं। तो अब आ गए हम अलीबाबा क्लाउड के ऊपर। अलीबाबा क्लाउड में बेसिकली 3 तरह के लेवल होते हैं, एसोसिएट, प्रोफेशनल, एक्सपर्ट। और ये जो रोल इसके जो होते हैं वो आर्किटेक्ट, जो जो जिन एरियाज़ में देते हैं सर्टिफिकेशन, उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्ट है, डाटा इंजीनियर है, बिग डाटा इंजीनियर, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, क्लाउड नेटिव और डाटाबेस क्लाउड। अगर आप अलीबाबा क्लाउड से अपने सफ़र का आगाज़ करना चाहते हैं, अव्वल तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अलीबाबा से पढ़ना शुरू करें, लेकिन चलें अगर आप शुरू कर भी रहे हैं तो आपका पहला टारगेट ये सर्टिफिकेशन होनी चाहिए जो है अलीबाबा क्लाउड एसोसिएट की क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्ट की जो सर्टिफिकेशन है एसोसिएट लेवल की, वो आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। एंड देन उसके बाद इसका प्रोफेशनल लेवल, और फिर उसके बाद आप जिस एरिया पे मूव करना चाहें आपकी मर्ज़ी है। चाहे तो आप क्लाउड नेटिव पे चले हैं जिसमें डॉकर, कुबरनेटिस वगैरह और रिलेटेड सर्विसेज आपको मिलेंगी, और चाहें तो आप डाटाबेस साइट पे चले हैं। तो ये बेसिकली अलीबाबा क्लाउड सर्टिफिकेशन का एक रोड मैप है। अब इसकी कुछ कॉस्ट पे बात कर लेते हैं। अगर AWS की आप बात करें तो इसमें प्रैक्टिशनर, एसोसिएट और प्रोफेशनल लेवल के आपको और स्पेशलिटी लेवल के आपको पेपर मिलेंगे, एग्ज़ाम मिलेंगे। इसमें प्रैक्टिशनर $100 का है, एसोसिएट $150 का होगा, और प्रोफेशनल $300, और स्पेशलिटी एग्ज़ाम भी $300 का होगा। इसी तरह फाउंडेशन एजोर की बात करें तो एजोर में आपको अच्छा, एजोर में मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो प्राइस लिखे हुए हैं एजोर सर्टिफिकेशन के, ये पाकिस्तान के सिनेरियो में लिखे हुए हैं। इसकी सर्टिफिकेशन डिफ़र करती है डिफरेंट कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है उसको देखते हुए। अगर आप अमेरिका में हैं तो उसके शायद कॉस्ट 180 हो या 150 हो, माइट बी पॉसिबल, बट मोर देन $100 होगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर आप इसकी बात करें तो इसका जो पेपर है वो फाउंडेशन का वो $55 का पेपर होगा, और एसोसिएट $80 का होगा, प्रोफेशनल होता नहीं है इसमें, और एक्सपर्ट लेवल का भी आपको $80 का ही इसका पेपर मिलेगा। जीसीपी के सर्टिफिकेशन में जो एसोसिएट लेवल है वो $125 का होगा, और प्रोफेशनल लेवल आपको $200 का मिलेगा। अलीबाबा क्लाउड $120 का आपको एसोसिएट लेवल, प्रोफेशनल $120 और एक्सपर्ट लेवल $160। अलबत्ता आजकल जो है अलीबाबा क्लाउड ने अपनी जो है सर्विसेज कुछ फ्री करी हुई हैं। वो इस तरह नहीं है कि आप एग्ज़ाम यानी कि वेबसाइट पे आएंगे और फ्री पे क्लिक करेंगे तो फ्री हो जाएगा। वो होता इस तरह है कि इनकी आप एकेडमी की वेबसाइट पे जाएं तो आपको कुछ वर्कशॉप और वेबिनार्स मिलेंगे। उन वेबिनार्स में ये सब लिखा हुआ होता है कि अगर आप ये वेबिनार अटेंड करेंगे तो अटेंड करने के बाद आपको ईमेल पे जो है एक वाचर सेंड किया जाएगा। उस वाचर को आप अप्लाई करें और उसके बाद आप नेक्स्ट डे आपको जो है टाइमिंग दे दिए जाएंगे, इस टाइम पे आपका पेपर है और आप वो पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो अलीबाबा क्लाउड ने आजकल ये किया हुआ है कि उसके एसोसिएट लेवल के एग्ज़ाम्स आप फ्री में अटैम्प्ट कर सकते हैं। ओके, सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चन है जो आमतौर पे लोग हमसे करते हैं कि तो मैंने सोचा कि मैं इन क्वेश्चन को आपके पूछने से पहले ही यहाँ पे लिख दूँ, और ताकि आप कुछ और चीज़ों पे मुझसे बात कर लें और मैं इनको यहाँ पे कवर अप कर दूँ। पहला ये है कि इस क्लाउड सर्टिफिकेशन इम्पॉर्टेंट इन माई IT कैरियर। नो डाउट
क्लाउड सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आईटी कैरियर में, अगर आप इस साइड पे अपने आप को मूव करना चाहते हैं। सही, अगर आप अपना करियर यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो नो डाउट क्लाउड इस वक्त दुनिया में बूम में है। इसकी मार्केट वैल्यू इस वक्त बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसकी सर्टिफिकेशन करते हैं, इसके ऊपर हैंड्स ऑन करते हैं, तो आपकी मार्केट में को बहुत ज़्यादा वर्थ होगी। सही। तो सेकंड है, व्हाट इज़ द राइट पाथ एंड सर्टिफिकेशन फॉर मी। राइट पाथ, इसको हम ऊपर भी डिस्कस काफ़ी करके आए हैं कि अगर आप AWS में मूव हो रहे हैं, सॉरी क्लाउड कंप्यूटिंग में मूव हो रहे हैं, या क्लाउड कंप्यूटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या आप नॉन आईटी प्रोफेशनल हैं, आप बिल्कुल क्लाउड कंप्यूटिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो पहला टारगेट आपका AWS का सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट ही होना चाहिए। आपकी मर्ज़ी है, आप क्लाउड प्रैक्टिशनर का पेपर देना चाहें तो आप दे लें, लेकिन एसोसिएट लेवल को आप, जो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट है, वो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में कदम रखते वक्त। फिर उसके बाद आप जहाँ जाना चाहें आप चले जाएँ, किसी भी क्लाउड वेंडर पर जाना चाहते हैं आप उस पर चले जाएँ, या उसी क्लाउड वेंडर में रहते हुए किसी और पाथ या सर्टिफिकेशन को क्रैक करना चाहते हैं, अपने सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए आप करें। लेकिन फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे आपका AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट ही होना चाहिए, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपकी तमाम तरह एरियाज़ को कवर कर देता है और हर सर्टिफिकेशन का कुछ ना कुछ एरिया आपको वो हैंड्स ऑन करवा देता है और समझा देता है चीज़ को। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ, वो ये है कि अगर आप में से कोई शख्स भी क्लाउड कंप्यूटिंग पे मूव होना चाहता है, देखिए एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको अपने साथ रखना होगा। इन दो चीज़ों के बगैर सर्वाइवल इस दुनिया में मुमकिन नहीं, ये इम्पॉसिबल है कि आप सर्वाइव कर जाएं इन दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन के बगैर। पहली चीज़ है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरी चीज़ है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन दो चीज़ों पे आपको काम सही से आना चाहिए। सही से मुराद ये है कि अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं तो अगर आपको अच्छी खासी नो-हाउ है तो इट्स इनफ, वो आप जब एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको खुद काम आ जाएगा। लेकिन एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू, एट द टाइम ऑफ द जॉब, आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि आप इन क्वेश्चन जो इंटरव्यू वगैरह में आप उसको डील कर सकें। देखिए, अगर आपने AWS पढ़ भी लिया और आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलाना आता लिनक्स, आपको नहीं पता पाइथन, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। देखिए, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का बना भी दिया तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको यकीनन वहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस चलानी होंगी, कुछ ऑटोमेशंस करनी होंगी। तो ऑटोमेशंस या तो आप पाइथन के थ्रू करेंगे या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू करेंगे। होता क्या है कि पाइथन जो है वो काफ़ी ईजी टू यूज़ है, ईजी टू अंडरस्टैंड है और ईजी टू कोड है, तो लोग उसको प्रेफर करते हैं। वरना अगर आप ऑलरेडी जावा जानते हैं या इससे रिलेटेड कोई और गालबन C++ भी ये ऑफ़र करता है, वो जानते हैं, तो आप इस पर काम कर लेंगे। लेकिन पाइथन इट्स इजी। अगर आप आज काम स्टार्ट कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग पे आ रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप अभी से, आज से, इसी वक्त से लिनक्स और पाइथन को पढ़ना शुरू कर दें। चाहे वो आप खुद से पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ें, गूगल से पढ़ें, ओमनी अकेडमी से पढ़ें, या कहीं से भी पढ़ें, आप उसको स्टार्ट कर दें। अदरवाइज़ जो है ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप यहाँ सर्वाइव कर सकें। ठीक है, तो ये बताना बहुत ज़रूरी था कि मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ, या रहनुमाई दे दूँ कि खाली क्लाउड को पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और पाइथन का एक कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा। अच्छा, तो थर्ड क्वेश्चन है हाउ टू बिकम क्लाउड सर्टिफाइड एंड क्लाउड क्वालिफाइड। देखिए, ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लाउड से रिलेटेड सर्टिफिकेशन और उसके में से उस पर क्वालिफाइड होना। आप मार्केट में जाएंगे, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने 5 सर्टिफिकेशन या 7 सर्टिफिकेशन किसी भी क्लाउड की करी हुई होंगी। लेकिन अगर आप उनसे कहेंगे कि भाई मल्टी टियर वेब आर्किटेक्चर आप बना दें, या एक जो है हाईली अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें खाली 2 अवेलेबिलिटी जोन को यूज़ करके, और वो सिक्योर भी हो, तो वो ये चीज़ें नहीं बना पाएंगे। सही, क्योंकि देखिए सर्टिफिकेशन बहुत तरीक़ों से हो जाती हैं, डम्स का रट्टा मार के भी हो जाती हैं, और भी बहुत सारे तरीक़े हैं, अल्लाह खैर माफ़ करे। मैं कभी ऐसी चीज़ को इनकरेज नहीं करता, इवन डम्स को भी मैं इनकरेज नहीं करता। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको एक रहनुमाई मिल सके कि हाँ भाई पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन डम्स की तरफ मत जाएँ, उनका रट्टा मत मारें, कोई फ़ायदा नहीं। पहली प्रायोरिटी अपनी ज़िंदगी में बनाएं कि आपको सर्टिफाइड नहीं होना बल्कि क्वालिफाइड होना है। अगर आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको
उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैंड्स ऑन करना पड़ेगा। एक दो बार हैंड्स ऑन करने से काम नहीं चलेगा, 10-10, 15-15, 20-20 बार जब आप हैंड्स ऑन करेंगे और उसके सिनेरियोज़ को पढ़ेंगे और सिनेरियोज़ बनाने की कोशिश करेंगे, तब जाके आपको उस पर काम करना आएगा। और यकीन जाने, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं भी है और आप क्वालिफाइड हैं और काम करना जानते हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप इंटरव्यू की गेट तक पहुँच गए तो आप जॉब को क्रैक कर लेंगे। क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर ये नहीं चाहता कि उसके पास पीस ऑफ पेपर लिए हुए लोग तो हों लेकिन वो काम ना जानते हो। सही, हर एम्प्लॉयर की ख्वाहिश ये होती है कि जो मेरे पास जॉब करने के लिए आ रहा है वो अपना काम तो एटलीस्ट जानता हो, या उसको अपने काम की इतनी नॉलेज हो कि वो मेरे इन्वायरमेंट को समझ के कुछ ना कुछ काम स्टार्ट कर दे। तो पहली प्रायोरिटी पे अपने क्वालिफाइड होना रखें। जब आप क्वालिफाइड हो जाएं तो आप सर्टिफाइड भी हो जाएंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है उसके बाद आपके लिए पेपर देना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये रखें कि आपको काम सीखना है, उस पर हैंड ऑन करना है, मेहनत करनी है। सही, ओके। उसके बाद चलते हैं, व्हाट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस टू बिकम मल्टी क्लाउड एक्सपर्ट और जस्ट अ सिंगल क्लाउड। नो डाउट मल्टी क्लाउड यानी कि एक से ज़्यादा क्लाउड पे एक्सपर्टीज़ होना बहुत फ़ायदेमंद है आज के दौर के अंदर। यानी कि अगर आपको AWS के साथ एज्योर, GCP, अलीबाबा, या AWS एज्योर या AWS GCP या AWS अलीबाबा पे काम करना आता है, तो आपकी डिमांड उस शख्स से बहुत ज़्यादा है जो कि एक फ्लेवर पे काम कर रहा है। सही, तो नो डाउट इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, नो डाउट इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अभी AWS को सही से समझा नहीं और आप फ़ौरन एज्योर पढ़ने चले गए या फ़ौरन जो है वो GCP पढ़ने चले गए। नहीं, इट्स यूज़लेस, ये बेकार हो जाएगा आपके लिए, आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। एक क्लाउड को पहले स्टार्ट करें, उसको सही से पढ़ें, ढंग से पढ़ें। जब आप उसकी चीज़ों में कुछ ना कुछ काबिलियत हासिल कर लें तो फिर दूसरी की तरफ मूव करें। सही, हाँ, अगर आपको कोई इस तरह पढ़ा रहा है कि एक क्लाउड वो आपको इतना ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा रहा है कि हाँ भाई 3-3.5 महीने आपने AWS पर लगा लिए, 4 महीने आपने सही से उसको पढ़ लिया, एसोसिएट लेवल की सर्टिफिकेशन के टॉपिक्स को आपने समझ लिया, काम कर लिया, इसके ऊपर हैंड्स ऑन कर लिया, फिर आप 3-3.5 महीने लगाते हैं एज्योर पे, फिर आप 3-3.5 महीने लगाते हैं GCP पे और इतना ही टाइम लगाते हैं आप, तो तब तो सही है। लेकिन आप एक महीना में AWS, एक महीने में GCP एज्योर, नहीं पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल कि आप महीने के अंदर या 10-15-20 दिन के अंदर आप जो है सोल्यूशन आर्किटेक्ट वगैरह को क्रैक कर सकें। इवन आप क्रैक तो कर लेंगे, बात वही आ जाएगी कि आप क्वालिफाइड नहीं हो पाएंगे, आप उसके से रिलेटेड आप काम नहीं कर पाएंगे। तो पहली प्रायोरिटी पे अपने रखें कि किसी एक क्लाउड को पढ़ना है, उस एक क्लाउड के साथ लाजिमन लिनक्स और पाइथन को पढ़ना है। देखिए, आप अगर गूगल पे अभी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की जॉब लिख के सर्च कर देंगे ना, तो मैं आपको अभी गारंटी दे के बात कर रहा हूँ, आपको डेवऑप्स की जॉब मिलेगी। वो पूरी लिखा हुआ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट होगा और नीचे मांगा हुआ होगा डेवऑप्स का बंदा। क्योंकि वो पाकिस्तान का एनवायरनमेंट बहुत अलग है, यहाँ पे वो कहते हैं एक ही बंदा लाओ और सारे के सारे काम करवा दो, ये एक फैक्ट है। तो आप जब जॉब के लिए जाएंगे तो आपका एम्प्लॉयर आपसे यही उम्मीद रखेगा कि भाई आपको डेवऑप्स के टूल पे भी काम आता होगा, आपको डॉगर के बारे में भी कुछ ना कुछ पता होगा। देखिए, डेवऑप्स की पहली सीढ़ी जो है ना वो लिनक्स और पाइथन है। अगर आपको कम से कम एंट्री लेवल की जॉब चाहिए ना, तो आपको किसी एक क्लाउड पे काम करना आता है, उसका लिनक्स और पाइथन पे काम करना आता है, इट्स इनफ आपके लिए, ये ना इनफ है, और आप इजीली डेवऑप्स की जॉब को भी क्रैक कर सकते हैं। सही, तो मार्केट में इस वक्त जो ट्रेंड चला हुआ है, लिखा हुआ होता है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट और नीचे सारी की सारी रिक्वायरमेंट लिखी हुई होती है डेवऑप्स की भी और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की भी। ऊपर लिखा हुआ होता है डेवऑप्स इंजीनियर, नीचे लिखा हुआ होता है AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की भी नॉलेज हो, तो एज्योर की भी हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी जानता हो। बहरहाल क्या करें, अलमिया है हमारा, लेकिन इस तरह होता है। तो अव्वल तो देखिए बड़ा मुश्किल होता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के एंट्री लेवल की जॉब हासिल करना, लेकिन आजकल के दौर पे अब ये थोड़ा इसका बूम जब ज़्यादा हुआ है तो हो ये रहा है कि क्लाउड सपोर्ट की जॉब बहुत आ रही हैं। तो अब आप में से जो लोग भी अभी एंट्री लेवल पे हैं और अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने कैरियर की, तो वो लिनक्स, पाइथन और किसी भी एक क्लाउड वेंडर, बिलखुसूस AWS को पढ़ें। उसके बाद वो सपोर्ट की जॉब्स हैं उस पर अप्लाई करना शुरू कर दें। एक नॉर्मल IT सपोर्ट से बहुत बेहतर है आप क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर के तौर पर मार्केट में काम करें। ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और बहुत सारी कंपनीज अभी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं। तो ये बेसिकली हमारा एक वेबिनार था। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो बातें भी आप लोगों से कही हैं वो आपको समझ आई होंगी और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगी अपने करियर को शुरू करने के लिए। तो आप में से अब जिन लोगों के जो भी क्वेश्चन हों आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और फिर हम अपने वेबिनार को अब मुकम्मल तौर पे ख़त्म करते हैं। और जो भी आप लोगों के क्वेश्चन हैं आप मुझसे पूछें। बहरहाल थैंक यू।
आप सबका बहुत शुक्रिया।